Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic of discussion is CSS 2026. आज की हम इस क्लास में देखेंगे कि CSS कहते किसे हैं, CSS होता क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और ये दूसरे एग्जाम से किस तरह से मुख्तलिफ है। एक हवा होती है कि CSS तो हम सब भी तो इतने एग्जाम्स दे रहे होते हैं। वन क्लास से हमने एग्जाम शुरू किए, डिग्री कंप्लीट की, हर साल बेशुमार एग्जाम्स दिए। तो CSS का जो एग्जाम है वो बाकी एग्जाम से किस तरह मुख्तलिफ है, ये हम देखेंगे। अब मुख्तलिफ है बाकी एग्जाम से, तो लाजमी सी बात है इसको हम डील भी मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ वे में ही करेंगे। अब वो मुख्तलिफ वे क्या हो सकता है या फिर इस एग्जाम को हम किस तरह से डील करेंगे, ये हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि CSS कहते किसे हैं, उसके बाद वन बाय वन हम इसकी स्ट्रेटेजीज और तरीकाकार पर आएंगे। सबसे पहले CSS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। CSS एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवा रहा होता है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग मुकाबला करते हैं। एक तो होता है पार्टिसिपेट करना, यहाँ पे कंपटीशन होता है पूरे पाकिस्तान के लोगों का। इसमें पूरे, लेकिन अब पाकिस्तान की जो आबादी है 22-23 करोड़ है, उसमें भी 60% के करीब नौजवान हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी अपीयर रेशो बाकियों की निस्बत बहुत कम होती है। क्यों? यानी 10-12 हजार, 20-25 हजार लोग सिर्फ अपीयर हो रहे होते हैं। इतनी कम तादाद क्यों है, ये भी हम देखेंगे। और CSS से रिलेटेड जो बाकी मिथ्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले कि CSS दे कौन सकता है, यानी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसमें अपीयर हो सकते हैं। CSS देने के लिए जो सबसे फर्स्ट एलिजिबिलिटी वो आपकी ग्रेजुएशन होना, यानी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन। इस बंदे का ग्रेजुएशन है वो इसमें अपीयर हो सकता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। यानी वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपकी ग्रेजुएशन फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायो में है, इंग्लिश में है, इस्लामियात में है, पाक स्टडी में है। यानी आपकी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। यानी सबसे पहले कि जो आपकी एज है वो 21 टू 30 के दरमियान होनी चाहिए, यानी 21 से 30 के दरमियान। सॉरी, ये जो एनोटेशंस वाले हैं ना, ओके थैंक यू जी। दूसरी जो इसके लिए लिमिटेशन, एक पहली एज लिमिट 21 से 30 साल तक होनी चाहिए, सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है। दूसरा, इसमें आपके पास चांस होता है सिर्फ 3 दफा एग्जाम का, यानी इसमें आप 3 दफा अपीयर हो सकते हैं। तो ये हमारे पास है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद एग्जाम कंडक्ट, मैंने जिस तरह पहले बताया कि FPSC कंडक्ट करवा रही होती है। 1200 नंबर का रिटन एग्जाम होता है। जो इसको क्लियर कर लेता है, क्लियरिंग क्राइटेरिया क्या है कि जो कंपलसरी हैं 6 इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट, या यूं कह लें कि 1200 नंबर का आपके पास टोटल एग्जाम होता है रिटन, जिसमें 600 कंपलसरी सब्जेक्ट के होते हैं, 600 ऑप्शनल के होंगे। इसमें पासिंग क्राइटेरिया ओवरऑल 50% जिसके मार्क्स होंगे, यानी 600 प्लस मार्क्स जो लेगा वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेगा। उसमें पहले आपके पास साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल कंडक्ट करवाया जाता है, और उसके बाद आप ट्रेनिंग वगैरह या एलोकेशन हो जाती है। ठीक है। PMS हमने उस दिन डिस्कस किया था कि PMS के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में, स्पेशली GK में, लेकिन FPSC के किसी भी इम्तिहान में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो जरा देख लेते हैं।
जो प्लान है वो इंशाल्लाह मैं उसको डिटेल से डिस्कस करूंगा। पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूँ, ये ना हो कि बच्चों को बेसिक का ना पता हो और हम वो एडवांस चीजें डिस्कस करते रहे। तो कंपल्सरी हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सबसे अव्वल इंग्लिश, प्रेस एंड कंपोजिशन, 100 मार्क्स की आपके पास होती है इंग्लिश, जिसमें 20 नंबर की आपके पास प्रेस आ जाती है, और बाकी 20 मार्क्स से आपके पास ऑब्जेक्टिव है, बाकी आपके पास जो इंग्लिश ग्रामर और मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, उसके साथ हमारे पास 100 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे, ये एक ऑलमोस्ट 10 आपके पास ऐसे आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है। इसी तरह एक जो हमारे पास थर्ड वन सब्जेक्ट है वो है इस्लामिक स्टडी। यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन का भी ऑप्शन मौजूद है। 3 सब्जेक्ट ये हो गए। उसके साथ करंट अफेयर, पाक अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, 3 सब्जेक्ट ये होते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट को कलेक्टिवली जनरल नॉलेज का पेपर कहा जाता है, यानी इसमें आपके पास एक रिलैक्सेशन होती है। ओवरऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए, यानी 40% मार्क्स चाहिए होते हैं। इंग्लिश प्रेसी में पास होना है 40% मार्क्स, इंग्लिश ऐसे में पास होना है 40 मार्क्स, इस्लामिक स्टडी में पास होना है 40 मार्क्स। करंट अफेयर, पाक अफेयर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये तीनों एग्जाम को कलेक्टिवली हम जनरल नॉलेज कह रहे होते हैं, और इसमें पास होने के लिए भी आपको कलेक्टिवली 120 मार्क्स चाहिए होते, यानी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाती है कि अगर आपका करंट अफेयर कमजोर है या करंट अफेयर में आपके 30 मार्क्स आते हैं लेकिन पाक अफेयर में आपके 60 आ जाते हैं, इसी तरह जनरल साइंस एंड एबिलिटी में भी आप 40 प्लस ले लेते हैं, तो ओवरऑल अगर 130 बन जाते हैं तो वो आपके तीनों बुक्स जो होंगी वो पास कंसीडर की जाएंगी। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि इन 3 टॉपिक्स में से अगर हम एक पर भी अच्छे से ग्रिप कर लें तो वो हमें बाकियों में भी मददगार साबित हो सकता है। यानी अगर आपकी जनरल साइंस अच्छी है, जो साइंस के बैकग्राउंड वालों की जनरल साइंस अच्छी होती है, जनरल एबिलिटी मैथ बैकग्राउंड वालों की अच्छी होती है, बाकी फिर जिस वो सीएसएस वालों की वैसे सबकी ही अच्छी होती है ऑलमोस्ट, क्योंकि आप जब आपने अटेम्प्ट देना है तो आपका कंसर्न या बेसिक इन चीजों पे होता है। तो इन दो की वजह से आप करंट अफेयर भी पास कर सकते हैं, या आपका करंट अफेयर अच्छा है, मैथ आपकी अच्छी नहीं है, तो करंट अफेयर, पाक अफेयर और जनरल साइंस की वजह से आप तीनों को पास कर सकते हैं। यानी कलेक्टिवली आपको 120 मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट है, जिसमें 600 मार्क्स के, जिसमें हर एक में से आपको 40% मार्क्स पास आउट होने के लिए चाहिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 33% होता है, यानी 33% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 7 ग्रुप्स होते हैं, और हर ग्रुप में से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की इजाजत है। इसमें से ज्यादातर आप अपना बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, यानी अगर आपकी जोलॉजी है तो यहाँ पे जोलॉजी का ऑप्शन मौजूद है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, इस तरह बॉटनी है तो बॉटनी का ऑप्शन, इंग्लिश लिटरेचर का ऑप्शन। इसके अलावा जिन्होंने सीए वगैरह जिन्होंने किया हुआ है, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, उनके पास ये ऑप्शन है। उसके अलावा आप जनरल सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें पॉलिटिकल साइंस आती है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक है, हिस्ट्री के ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, इंडो पाक हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री। इसी तरह लॉ वालों के लिए लॉ के ऑप्शंस मौजूद है, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने किस तरह से सिलेक्ट करने हैं ये हमने उस दिन टीएमएस वेबिनार में भी डिस्कस किया, और सीएसएस सिलेक्शन का भी हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट कभी वेबिनार होगा सीएसएस से रिलेटेड, उसमें हम डिटेल से इसका प्रोसीजर, इसके प्रोज एंड कॉन्स के कौन सा आपको सिलेक्ट करना चाहिए कौन सा नहीं, ये हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आज हमारा टॉपिक ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन नहीं था, ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि इतनी ज्यादा वैरायटी आपके पास मौजूद होती है टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए, जिसमें 200 मार्क्स के भी होते हैं और 100 मार्क्स के भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ओवरऑल आपको कंप्लीटली 600 मार्क्स कंप्लीट करने होते हैं, यानी 200 मार्क्स की आप पॉलिटिकल साइंस रख लेते हैं, 200 मार्क्स की आप केमिस्ट्री रख लेते हैं, तो आपको मजीद 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे 100 मार्क्स के। तो यानी टोटली आपको बहरहाल 600 पूरे करने होते हैं, वो आप 4 सब्जेक्ट करें, 5 करें या 600
मार्क्स सॉरी या 6 सब्जेक्ट कर ले 100 मार्क्स के। बहरहाल आपको ओवरऑल जो कंप्लीटली 600 मार्क्स करने और 33% इसका पासिंग क्राइटेरिया, जबकि ओवरऑल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। आपने पास कर लिया, इंटरव्यू में चले गए, इंटरव्यू पास हो गए, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होता है एलोकेशन। पास होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद भी आपके पास 100% श्योरिटी नहीं होती एलोकेशन की, क्योंकि मुकाबला है, 200 सीट है, तो जो पहले 200 होंगे वो हो जाए। यहाँ पे पास होना काफी नहीं होता। मैंने पहले ही ये बात की कि ये पार्टिसिपेशन का एग्जाम नहीं है या पास होने का एग्जाम नहीं है, ये इसका नाम ही कम्पिटिटिव एग्जाम है, यानी पूरे पाकिस्तान के साथ आपने compete करना है। जब पूरे पाकिस्तान के साथ compete करना है तो लाजमी सी बात है आपको पोजीशंस लेना होगी, टॉप करना होगा, यानी या फिर खुद को उस काबिल या इस लेवल पर लेके आना होगा। बहरहाल जो जितनी ओवरऑल सीट होती हैं ऑलमोस्ट 210 और ऑलमोस्ट इतनी सीट्स होती, उन पर फिर मार्क्स के हिसाब से आपको ग्रुप्स में एलोकेट किया जाता है। यानी यहाँ पे आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी है, सिविल सर्विस कह रहे होते हैं, यानी इसके बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर कर सकते हैं, या यूं कह लें कि तहसील के मालिक बन जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, बाद में डिप्टी कमिश्नर एंड देन कमिश्नर एक्सेट्रा। इसके अलावा फॉरेन सर्विस होती है आपके पास, जिसमें वजारत खारजा में आप जाते हैं, जिसमें आप दूसरे ममालिक में भी आपका सफर होता है। पुलिस सर्विस में आप ASP लगते हैं। इसी तरह FBR में, कस्टम सर्विस में, कामर्स ग्रुप, इंफॉर्मेशन सर्विस जिसमें PTV वगैरह आ जाते हैं, रेडियो पाकिस्तान यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आप चले जाते हैं। रेलवे ग्रुप जिसमें आप DS लग रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह पोस्टल, पाकिस्तान पोस्ट, तरह पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ऑफिस मैनेजमेंट, OMG एंड मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट। ये ओवरऑल आपके पास 12 ग्रुप्स होते हैं जिनमें आप जा सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास चांस होता है कि आप अपनी प्रायोरिटी बताएं। आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जब इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं तब दे रहे होते हैं, और आपकी प्रायोरिटी लिस्ट को देखते हुए और आपके मार्क्स को देखते हुए आपके ग्रुप जो है वो किया जाए। ठीक है, ये ओवरऑल हमारे पास ये 12 ग्रुप्स हो गए। अब हम आते हैं, ये तो थी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन के CSS था क्या, या इसके बाद आप क्या कुछ कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी तैयारी की तरफ। अभी तक मुझे ये बताएं कि जो कुछ हमने डिस्कस किया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। CSS होता क्या है, इसके सब्जेक्ट क्या है, या जो कुछ हमने अभी तक डिस्कस किया। सर शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, क्लियर मेरी तरफ से तो आई थिंक नहीं, वो एक बच्चे का था माइक ऑन, वो मैंने म्यूट कर दिया। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी सर, क्लियर है। सर मेरा क्वेश्चन है, सिर्फ यही सीट्स है 12, इसके अलावा भी सीट्स ऑफर नहीं होती जो हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं सर हम लोग। असल में ये मैं CSS को डिस्कस कर रहा था, वैसे तो सीट्स बहुत ज्यादा ऑफर होती हैं, यानी बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी की लेक्चरशिप की आ गई, या बेशुमार महकमे होते हैं जिनमें आप जा सकते हैं अपनी डिग्री के बाद। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ CSS था, तो इसलिए मैंने CSS को बेस पे कहा, और ये CSS के बाद आप इन 12 में जा सकते हैं, इन 12 के अलावा CSS बेस पे नहीं जा सकते। वैसे आपके पास चांस होता है, वो FPSC कंडक्ट करवा रही होती है, वो सब्जेक्ट बेस भी आपके पास जॉब्स होती हैं, नॉन सब्जेक्ट बेस भी जॉब्स होती हैं। वो अगर आप मुझे टेक्स्ट करेंगे तो, या अल्लाह का एजुकेशन सिस्टम का जो यूट्यूब चैनल है उस पर ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है तमाम जॉब्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो आप वो विजिट कर लें, इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जी, यहाँ तक मजीद कुछ क्वेश्चन किसी का? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर इंटरव्यू से रिलेटेड जो आपने बताया ना, वो दोबारा अगेन रिपीट कर दे प्लीज। इसके लिए कौन सी प्रिपरेशन करनी होती है? अच्छा, इंटरव्यू 300 मार्क्स का होता है, यानी ओवरऑल ये 1500 नंबर का पेपर होता है CSS का, जिसमें 1200 रिटन एग्जाम और 300 का इंटरव्यू होता है। अब वो प्रिपरेशन जो आप पहले कर रहे होते हैं यही वो होती है, यानी जिसने रिटन पास कर लिया वो इंटरव्यू पास कर ही लेता है, लेकिन उसके अलावा इंटरव्यू के लिए अलग से टिप्स, यानी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस वे में आपने करना है, वो अलग एक टॉपिक बन जाता है। फिलहाल
बेसिक में आप इतना याद रखें कि 300 मार्क्स होते हैं आपके इंटरव्यू के, और ऑलमोस्ट जो अगर 200 लोग 300 लोगों ने पास किया तो वो 300 लोगों में से सिर्फ 3 या 4 का फेल होता है, और वो भी उनका फेल होता है। नहीं, ये किसी ने आपको गलत कहा कि इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। सीएसएस वालों का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है कि जिसने सीएसएस पास कर लिया वो इंटरव्यू भी क्लियर कर लेता है। यार मैं बता रहा हूँ कि अगर 300 लोगों ने पास किया तो शायद 5 या 6 लोग होंगे जिनका इंटरव्यू पास ना हो सिर्फ, और वो भी वो लोग होते हैं जो ब्लंडर्स मारते हैं, वरना वो लोग फेल नहीं करते। सिर्फ उनको फेल किया जाता है जिनकी नेगेटिविटी माइंड की अपीयर हो, यानी उन्हें पता चल जाए, या फिर वो कोई इस तरह का ब्लंडर मारे, सिर्फ उन्हें फेल किया जाता है। यहाँ पे ज्यादा फेलियर रेट नहीं होता इंटरव्यू में, ओवरऑल फेलियर रेट है। यानी सीएसएस में पासिंग रेशियो जो है वो 2%, 3%, 4% तक जा रही होती है। वो सारी वजूहात हम आज डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि आपको सीएसएस करना क्यों चाहिए। एक तो ये आपको पता चल गया कि सबसे प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं हमारे पास, यानी आप ग्रेजुएशन आपने की, सीएसएस दिया, पास किया, डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर बन के पूरी तहसील के मालिक बन गए। ग्रेजुएशन की, सीएसएस दिया, डायरेक्ट आप एएसपी बन गए, पूरी तहसील के पुलिस के ऑफिसर बन गए। बाकी किसी भी टेस्ट के थ्रू आप डायरेक्टली इतनी आला जॉब पे नहीं जा सकते। ये जो चांस आपको मिलता है डायरेक्ट 17 स्केल में एक अथॉरिटी वाली जॉब, एक लीडरशिप वाली जॉब, वो सारा सिर्फ सीएसएस या पीएमएस के थ्रू ही मिलता है। पीएमएस के भी महकमे कम होते हैं, सीट्स कम होती हैं, और उसकी जो प्रोग्रेस है या यूं कह लें प्रमोशन रेट वो भी कम होता है सीएसएस की निस्बत। तो जो तरक्की करते हैं या यूं कह लें जो आप सुन रहे होते हैं कि सेक्रेटरी बन गया, चीफ सेक्रेटरी बन गए, वो सारे वही लोग होते हैं जो यहाँ सीएसएस पास करते हैं, उसके बाद वो ग्रेजुअली प्रमोट होकर वहां तक मूव करते हैं। पहली वजह कि आपको सीएसएस क्यों करना चाहिए, एक सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि पूरे पाकिस्तान का मुकाबला है, बड़ा मुश्किल हो सकता है। पहली बात तो ये कि ये मुश्किल नहीं है, वो भी मैं बताता हूँ कि मुश्किल क्यों नहीं है, और फिर फेलिंग रेशियो फिर भी ज्यादा है, तो ये क्यों। बहरहाल, एक तो आपको पास होते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल जाती है इन ग्रुप्स की फॉर्म में। दूसरा कि जब आप सीएसएस की तैयारी कर लेते हैं, पहले तो ये आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है ना उसको चेंज कर देता है बिल्कुल। सीएसएस आपका थिंकिंग पैटर्न ही चेंज कर देता है। बाकी लोग खबर सुन रहे होते हैं और आप उस पर गौर फिक्र कर रहे होते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों। ये आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है सबसे पहले, जो इसका फायदा, यानी आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा ग्रोन होती है। दूसरा, आप नॉलेज में ऑलराउंडर बन जाते हैं। यानी आप खुद सोचें कि 1200 नंबर का आपने पेपर देना है, करंट अफेयर्स का 100 नंबर का पास करना है, आपने पूरी दुनिया का नॉलेज इकट्ठा कर लेना है। पाक अफेयर का पास करना है, पाकिस्तान से मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास आ जानी है। बाकी आपने हर किस्म के सब्जेक्ट पढ़ लेने, तो आपसे कोई भी बंदा किसी भी टॉपिक पे बात कर ले, आपके पास बकायदा उसकी रीजंस होंगी, इवन आपके पास बताने के लिए, दलील देने के लिए सबूत भी होंगे, लॉ के अकॉर्डिंग भी। यानी आप ये भी बताएंगे कि ये इस कानून के तहत इस तरह से है। यानी आप इस लेवल पे आ जाते हैं सिर्फ इसकी तैयारी करके। यानी एक आप सीएसएस पास कर लिया तो वो तो एक अलग जॉब हो गई, सीएसएस की तैयारी करके आप इस लेवल पे अपने माशरे में मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा, बिल फर्ज अगर सीएसएस आपका पास नहीं होता, वैसे तो ये अगर आपने तैयारी की है तो ये सीन नहीं बनता, लेकिन अगर बिल फर्ज आपका सीएसएस पास नहीं होता तो आप खुद सोचें कि आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी की है। जो बाकी एग्जाम्स होंगे पीपीएससी के, 16 स्केल के, 17 स्केल के, वो आप क्या कहते हैं, जिस तरह बच्चों का खेल लगेगा। जिस तरह आप अगर ग्रेजुएशन हो जाए ना, 9th 10th में हमको बहुत मुश्किल पेश आ रही होती थी कि ये कौन सी बुक है। जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चले जाएं तो हमें 9th की बुक ऐसे लग रही होती है जैसे कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे लगे हुए बच्चे। सिर्फ फर्स्ट ईयर में जाने से हमें 9th की बुक इतनी आसान लगनी शुरू हो जाती है। यही सीन यहाँ पर भी होता है कि जब आप सीएसएस की तैयारी कर लेते हैं तो जो बाकी इम्तिहान होते हैं आपके लिए बिल्कुल ईजी लगने शुरू हो जाते हैं, और आप आसानी से बहुत अच्छी जॉब वहां पर भी हासिल कर सकते हैं अगर बिलफर्ज ध्यान से नहीं होता। तो सबसे बड़ी वजह सीएसएस तैयार करने की आपकी ये भी होनी चाहिए।
तो आपने फैसला कर लिया कि मैंने CSS करना है, ठीक है। वजूहात मैंने आपको बता दी कि माशरे में एक बाइज़्ज़त मुकाम हासिल करना है, एक अच्छी जॉब हासिल करनी है, लीडरशिप में आना है, उसके लिए हमें CSS करना ही करना है। यानी आपने अपना एक गोल सेट कर लिया। अब सिर्फ सोच लेना, गोल सेट कर लेना काफी नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो सिर्फ ख्वाब ही होते हैं। जब नींद आती है तो वो ख्वाब खत्म हो जाता है। इसी तरह लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ख्वाब देखते हैं, सुबह उठते ही फिर वो उस पर लग जाते हैं। तो जब आपने ख्वाब देख लिया कि मैंने CSS करना है, अपना एक गोल बना लिया, अब उसके लिए आपने कोशिश करनी है। सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि मुझे इसके लिए करना क्या चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट्स के। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको ऑलराउंडर होना चाहिए नॉलेज में, यानी सबसे पहले तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए हर टॉपिक पे। फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, CSS पेपर इंग्लिश में हो रहा है, आपकी इंग्लिश पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यानी ऐसे का इम्तिहान देना है, अब 300 मार्क्स का आपका सिर्फ ऐसे आपने लिखना है। एक टॉपिक है करप्शन पे मजमून आ गया, कहने को बातें हम बहुत कर लेंगे, लेकिन जब आपने 100 नंबर का ऐसे लिखना है तो आपके पास एक कंटेंट भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, आप कंटेंट डेवलप करेंगे, ठीक है, और अपने गोल पे फोकस रहेंगे। जब आप किसी को भी कहते हैं ना कि CSS करना है, ऊपर यार बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, छोड़, इतना टाइम जाया करना, उसके बजाय कुछ और कर ले, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। एक तो जो सबसे मेन चीज आपको वो सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा। उसका एक तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप किसी को बताएं ही ना, लेकिन अगर बता दिया तो भी कुछ भी कहे, जब आप खुद फोकस हैं तो आपको बाकियों की चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपने डिटरमाइन रहना है, ठीक है, अपने गोल पे, और बकायदा एक लर्नर बन जाना। सर से लेकर पांव तक लर्नर होता है कोई भी एस्पिरेंट, यानी वो जिस चीज को भी देखेगा वो उसको सीखने की कोशिश करेगा। अब सीखना किस तरह से है, इसकी तैयारी किस तरह से करनी, हमने इसके लिए या फिलहाल 3 लेवल्स बनाए हुए हैं। यानी सबसे पहले आप बेसिक लेवल पे होते हैं, खुद को डेवलप करते हैं, खुद को तैयार करते हैं CSS के लिए। पहला जो होता है वो आपका प्रिपरेशन लेवल होता है, यानी हमने BS ज़ूलॉजी की हुई, अब एक दूसरे एग्जाम के लिए आना है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है, बिल्कुल डिफरेंट चीज के लिए आना है। तो उसके नेचर का भी पता होना चाहिए और खुद को उसके अकॉर्डिंग भी तैयार करना है, क्योंकि जो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है हमने किसी और माहौल में गुजारे हैं, वहां हमने 1 नाइट स्टडी की है, या जो टीचर ने नोट्स दे दिए थे वो याद किए। यहाँ पे ये सीन नहीं है। तो सबसे पहले एक तो उसकी नेचर को समझना है कि CSS है क्या, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग खुद को तैयार करना। यानी उसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो फर्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने 1200 नंबर का पेपर देना है, उसमें से जो 100 नंबर का पेपर है इस्लामियत का, उसमें आपके पास चॉइस है कि आप उर्दू रख सकते हैं या इंग्लिश रख सकते हैं। बाकी या फिर अगर कोई उर्दू बैकग्राउंड का है तो वो उर्दू लिटरेचर का पेपर उर्दू में दे सकते हैं। बाकी 1000 नंबर का या 1100 नंबर का जो पेपर होगा आपका वो इंग्लिश में होना है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी इंग्लिश में ग्रिप करना होगी। 200 नंबर का तो वैसे इंग्लिश का पेपर है ना, उसके अलावा जो 900 नंबर का पेपर आपने हल करना है वो भी इंग्लिश में करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी इंग्लिश को डेवलप करना है। अब उसके लिए आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, यानी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अपनी वोकैबुलरी बिल्डअप करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी वोकैबुलरी इसमें बिल्डअप करना होगी। अब वोकैबुलरी बिल्डअप करने के लिए मुख्तलिफ पैटर्न्स आपको बताए जा रहे होते हैं। कोई कहेगा कि डॉन पढ़ लो, उसमें से जो 6-7 वर्ड्स आए वो आप याद कर लो, साइड पे लिख लो, बहुत सारे कहेंगे आपको। बल्कि आई थिंक 99% लोग यही रिकमेंड कर रहे होते हैं। यकीनन वो किसी बेस पे रिकमेंड करते होंगे, लेकिन जो मेरा एक थिंकिंग है, मेरा एक सोचने का जाविया कि जब आपने वोकैबुलरी तैयार करनी है तो प्राइमरी सोर्स से क्यों ना करो।
यानी आप डायरेक्टली वोकैबुलरी ही तैयार करो ना। जब आपकी वोकैबुलरी तैयार हो गई तो आप जो मर्जी पढ़ो, आप डॉन पढ़ो, आप ट्रिब्यून पढ़ो, आप कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ो। जब आपकी वोकैबुलरी तैयार है तो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। यानी जब आपने लर्निंग करनी है, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा प्राइमरी लेवल से या प्राइमरी सोर्स से आपने लर्न करना है। वोकैबुलरी तैयार करनी है, वोकैबुलरी की लिस्ट से याद करें। बाकी जो डॉन में आ रही है, ट्रिब्यून में आ रही है, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वहां पर आ रही है, वो भी आपने तैयार करनी है, बिल्कुल तैयार करनी है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ लिस्ट से भी जरूर तैयार करें कि यहाँ से आप तैयार करेंगे तो एक तो आपका सीक्वेंस बाकी रहेगा, आपको पता होगा कि मैंने इतने वर्ड याद करने हैं, इतने मेरे मजीद रहते हैं, मैंने ये सारी लिस्ट कंप्लीट करनी है। प्राइमरी सोर्स मैं बता रहा हूँ कि जीआरई की लिस्ट है आपके पास। अब वोकैबुलरी तैयार करनी है, आपके पास जीआरई की पूरी लिस्ट है 3500 वर्ड्स की। तो उन वर्ड्स को लर्न करना शुरू करें। रोजाना के 5 याद कर लें, 10 याद कर लें। जो 10 याद करें उनके साथ सिनोनिम्स याद करें, सर्च करें, उनके एंटोनिम्स सर्च करें, उनके सेंटेंस बनाएं। जब आप ये तीनों काम किसी एक वर्ड पे कर लेंगे तो वो आपको भूलेगा नहीं। 5 याद कर लिए, अगले दिन अगले 5 किए, लेकिन जब अगले 5 करने हैं तो पिछले 5 को भी रिवाइज कर लेना। जब आप ये कर लेंगे तो वो आपको भूलेगा भी नहीं और आपको पता भी होगा कि ये मैंने इतने किए होंगे। तो हमेशा इसी वे में लेके चले। इसी तरह बुक्स होती, एक आपको नेट पे एक ऐसे मिल गया, तो बजाय वहां पे बना बनाया ऐसे उठाने के, आप खुद उन बुक्स को पढ़ें। यानी जो कंप्लीट बुक्स राइटर्स ने लिखी हुई, उन जब आप उनको पढ़ेंगे आपका ऑटोमेटिकली एनालिसिस भी डेवलप हो जाएगा, आपका एक्सप्रेशन भी बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो सेकेंडरी सोर्सेज के बजाय प्राइमरी सोर्सेज पे रिलाई करना पहला स्टेप होता है आपका सीएसएस में आने का। एक तो आपने ये चीज डेवलप कर ली, यानी वोकैबुलरी आपने डेवलप की, और वो मैंने आपको बताया कि वो प्राइमरी सोर्स से आपने लेके चलना है। उसके बाद आपने अपना नॉलेज डेवलप करना। वोकैब तैयार हो गई, अपना एक्सप्रेशन इंप्रूव करें। अब अपने अपना एक्सप्रेशन किस तरह से इंप्रूव करना है कि जो अच्छे राइटर्स होंगे उनको पढ़ेंगे। जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप उनकी तरह लिखने की कोशिश करेंगे। जब उनकी तरह लिखने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक्सप्रेशन है वो डेवलप होता जाएगा। एक और तरीका होता है कि आप पढ़े, आपने आर्टिकल पढ़ा, उसको अपने अल्फाज में ट्रांसलेट करें, याद कर लिया, उसकी प्रेसी बना ले। आपकी प्रेसी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्सप्रेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो वोकैबुलरी याद की हुई उसको भी यूज करें। इस तरह से कॉग्निटिव लर्निंग करें, यानी मिला के चीजों को आपस में रिलेट करके याद करें, वो आपको याद भी रहेंगी और याद करना आसान भी हो जाए। दूसरा, आपको कहा जाता है कि अखबार पढ़ना शुरू कर दें। सबसे मजे की चीज है कि आप अगर किसी से भी पूछें ना, किसी सीएसपी से पूछ लें, किसी सीएसएस जिसने पास किया, वो आपको 2 चीजें उससे पूछें कि मैंने सीएसएस करना है, क्या करूं? वो कहेगा इंग्लिश तैयार कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज़ सुना करो, आर्टिकल्स पढ़ा करो। इंग्लिश पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ लो। अब हमें नहीं पता कि हमने किस तरह से करना है। वोकैबुलरी का आज मैंने कुछ थोड़ा सा आइडिया दिया, यानी हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि इंग्लिश पढ़ लो या इंग्लिश तैयार कर लो। अब हम किस तरह से करें? वोकैब तो इस तरह से होगी, बाकी ग्रामर भी तैयार करनी है, वो किस तरह से तैयार करें? न्यूज़पेपर पढ़ना है, अब न्यूज़पेपर 10 सफ़े का न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ के 4 घंटे तो हम न्यूज़पेपर को दे देंगे सिर्फ पढ़ने में, और फिर वो हमारे किसी काम का भी नहीं होगा। सिर्फ 4 घंटे लगा के फिर भी हमें जो मालूमात मिलेगी ना, वो बिल्कुल बेसिक सी होगी। वो सीएसएस में क्या ख्याल है कि 0.1% शायद हेल्पफुल हो आपके लिए, यानी आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाकया हुआ बस। अब लेकिन सीएसएस में क्या चाहिए? सीएसएस में ये पेपर नहीं आता कि वो आपसे पूछे कि भैया इस तारीख को यहाँ पे क्या हुआ। वो हरगिज ये नहीं पूछते, वो आपसे उसके रीजन पूछ रहे होते हैं। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तहरीक अदम एतमाद कब पेश होगी, ये सबको पता है कि 28 मार्च को। वो ये नहीं पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि जो तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही है इसके वजूहात क्या है।
इसके पीछे रीजन क्या है? बाकी जो एक तो माइग्रेशन ना करवा बच्ची को तो एक पार्टी दूसरी पे इल्जाम लगा रही है, उसमें बाकी कुछ रियलिटीज भी हैं। 5 साल जो या 3 साल या उन्होंने बजट पेश हुआ, हुकूमत ने कह दिया भाई इतने % कर्जा था, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब जो सिर्फ अखबार पढ़ने वाला होगा वो अखबार खबर पढ़ लेगा, काफी है उसके लिए कि भाई हमने जो थी जीडीपी थी वो 3 से 4% कर दी, 5% कर दी, हमने बहुत तरक्की कर दी। अब जो एस्पायरेंट होगा, जो लर्नर होगा, वो क्या करेगा? वो उसके पीछे रिजल्ट देखेगा कि क्या वाकई हुआ है इस तरह से। अगर हुआ है तो इसकी वजूहत क्या है, हुकूमत ने ऐसा कौन सा स्टेप लिया है कि जिसकी वजह से ये हो गया। और अगर हुकूमत ये मजीद स्टेप ले लेती तो इसको हम मजीद इंप्रूव कर सकते थे। यानी वो तमाम रिजल्ट्स को भी देख रहा होता है, उनके कंसिक्वेंसेस को भी देख रहा होता है, और उसके लिए मजीद रिकमेंड भी कर रहा होता है कि अगर ये हुकूमत कर लेती तो वो किस तरह से होता। यानी जो लर्नर होगा, जो एस्पायरेंट होगा, वो ये चीजें करेगा अखबार पढ़ने के बाद। एक तो वो इस तरह से अपने एनालिसिस करेगा, डेवलप करेगा। दूसरा, लाइक ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आज के अखबार का ये पेज लिया। आप लोगों ने जो अखबार पढ़ता है उसने देखा होगा। अब जिसको नहीं पता और जिसको पता है, मैं उसका कंपैरिजन करके बताता हूँ, और दूसरा आपको भी बताता हूँ कि आपने किस तरह से पढ़नी। पीटीआई कारकुनों का सिंध हाउस पर दावा, दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल नारेबाज। अब ये खबर पढ़ ली, उसके बाद वो करेगा इसके नीचे वाली उससे डिटेल, फिर वो बकिया पे चला जाएगा, वो पढ़ेगा कि किस तरह से हुआ, कौन सा एमएनए आया था, क्या कुछ हुआ। जो अखबार पढ़ने वाला होगा वो इस तरह से पढ़ेगा। या फिर जो नया नया सीएसएस एस्पायरेंट बना, उसे बड़ा शौक होगा पढ़ने का, उसे बताया गया कि यार तू अखबार पढ़ ले, तेरा सीएसएस पास हो जाना है। और हकीकत है कि जो अखबार सही तरह से पढ़ ले उसका सीएसएस पास हो जाता है। हमारे सर थे, वो बता रहे थे कि मैंने 6 माह सिर्फ न्यूज़पेपर पे वर्किंग की, कुछ नहीं पढ़ा, और मेरे 6 के 6 कंपलसरी पास थे। हकीकत बता रहा हूँ। अब वो पढ़नी किस तरह से, उस बात पे आती है। जिस तरह से ये यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे खत्म कर लिया, पूरी ये पढ़ी, उसके बाद बकिया पे चले गए, इस तरह से नहीं होता। अब ये पहली खबर पढ़े, पीटीआई कारकुनों का सिंध हाउस पर दावा, दरवाजे तोड़कर दर। अब हमें यहाँ से क्या मालूमात लेनी? इसमें ये सियासी एक बयान है, पूरी खत्म हो जाना है, कल को इस वाकये की अहमियत नहीं, या फिर आपके लिए इतना जान लेना काफी है कि ये सीन बना था। ठीक है, इसमें जो आप सर्च कर सकते हैं, या आपका माइंड जहां पे क्लिक होना चाहिए कि सिंध हाउस है क्या, वहां पर क्लिक क्यों, वहां पर ये दावा क्यों बोला गया? सिंध हाउस इस्लामाबाद में है, सिंध हाउस इस्लामाबाद में है, भाई सिंध का हाउस तो वो सिंध में होना चाहिए, इस्लामाबाद में क्यों है? यानी कैपिटल के अंदर ये क्यों बनाया हुआ है? ठीक है, इस तरह की आपके अंदर जहन में ये सवाल है। जब आप इसको सर्च करना कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा कि पंजाब हाउस भी है वहां पे, बाकियों का भी है। यानी कैपिटल के अंदर तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी गई है, वहां पर उनको जगह दी गई। या अगर आपने थोड़ा सा इसको मजीद सर्च किया या खबर पढ़ी कि उसके बाद शरजील मेमन का बयान आया कि भाई अगर आपने ये किया तो हम गवर्नर हाउस पर हमला कर देंगे। भाई गवर्नर हाउस कहाँ पे आ गया? गवर्नर हाउस सिंध में। यानी कुछ टेरिटरीज कैपिटल के अंदर प्रोविंसेस के पास होती हैं, यानी उस सिंध हाउस में जो हुकूमत होगी वो सिंध की ही होगी, यानी वो सिंध के अंडर ही आती है। बिलाशबा वो इस्लामाबाद के अंदर है, लेकिन वो उसी के अंडर रहेगी। इसी तरह जो गवर्नर हाउस है, बिलाशबा वो सिंध के अंदर है, लेकिन वो वफाकी हुकूमत के अंडर आ रहा है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा ये होगा आपका बेसिक नॉलेज। पहला स्टेप, एक तो इंग्लिश पढ़नी, इंग्लिश को तैयार करना, दूसरा अपना बेसिक नॉलेज डेवलप करना। आगे आ गया ये दूसरे। अब इसके हमें मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमने जो हमें पॉइंट्स थे उस पर हमने सर्च किया। खबर हमारे काम की नहीं थी, लेकिन खबर में जो टर्म्स यूज हुई थी वो हमारे काम की थी। ये ऊपर सबसे पहला आ गया, -1 की गुंजाइश नहीं, वफाकी वज़रा बागियों के नाअहली के पीर को सदारती रेफरेंस दायर करने का ऐलान। अब आप सदारती रेफरेंस दायर होगा, क्या होगा, क्या हमारे काम का नहीं। हमारे काम का इसमें से क्या है कि सदारती रेफरेंस होता क्या है, ये दायर किसके पास अथॉरिटी है ये करने की, क्यों किया जाता है, इसका आपके पास आपको पता होना चाहिए। अब मजे की बात ये कि पेपर के अंदर
आपसे उन्होंने ये नहीं पूछना कि सदारती रेफरेंस क्या होता है, ये नहीं पूछेंगे, लेकिन आपने इसको यूज करना होगा अपने आंसर्स में। यानी कोई इस तरह का सवाल आ जाए कि भाई हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात आ गए, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपके पास, उसके इख्तियारात कौन कौन से, आपने पहला इख्तियार लिख दिया भाई कि वो उसका पहला इख्तियार क्या है, वो कानून की तशरीह करती है, आइन की तशरीह करना उसका काम है। अब वो किस तरह से करेगी, डिटेल्स क्या, अब इतनी इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, आपने 20 नंबर का सवाल लिखना है, तो उसकी सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो उस सारी डिटेल में अगर हम हवाई बातें करेंगे तो वो कुछ भी नहीं मिलना उसका। जो भी आपने बात करनी है बकायदा रेफरेंस के साथ ऑथेंटिक करनी, तो वहां पे आप रेफरेंस यूज करेंगे कि सदारती रेफरेंस के जरिए से भी जो सदर होगा वो जो सुप्रीम कोर्ट से को कह सकता है कि वो इस आइन की जो शिक है उसको तशरीह कर दें। ठीक है, यानी उस अख्तियार से मुतालिक आपकी ये एक दलील हो गई, प्रूफ हो गया, स्टेटमेंट आ गई। आपका जो आपने ऊपर बात लिखी थी कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, उसकी एक दलील हो गई। जब आप इस वे में आंसर लिख रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हवाई बात आप वैसे कोई बात कहें, जिस तरह मैं कह दूं कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो नाकाम होगी, आप जो अपोजिशन वाले होंगे सारे मेरे खिलाफ आ जाएंगे। हाँ भाई क्यों, आप क्यों कह रहे हैं, कामयाब होगी, दूसरे खुश हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब सॉरी नाकाम होगी, या तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, तो अपोजिशन वाले खुश हो जाएंगे, हुकूमत वाले नाराज। जो पेपर चेकर है उसके भी तो इस तरह के पॉलिटिकल एहसास हो सकते हैं ना, फीलिंग्स हो सकती हैं, वो मे भी जहन में उसको सपोर्ट करे, उसको सपोर्ट करते। तो मैं जब बात करूंगा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, मैं सिर्फ ये बात नहीं करूंगा, मैं जज्बाती बातें वहां पर नहीं करूंगा कि मैं उसका सपोर्टर हूं, नहीं, मैं वहां पे फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगा। मैं बताऊंगा कि भाई इतने एमएनएस टोटल है, इतने एमएनएस पास होने के लिए चाहिए, इस पार्टी के पास इतने हैं, इसको मजीद इतने चाहिए, और हालात के मुताबिक लग रहा है कि इतनी सीट्स इसको मिल जाएंगी, इस वजह से ये कामयाब होगी। अब वो चाहे जिस भी पार्टी का हो, हमने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात की हुई है, तो वो इसको जुटला नहीं सकेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स देगा कि आपकी बात में वजन, चाहे उसकी राय आपके मुताबिक है या नहीं, वो आपको मार्क्स देगा। तो इसमें आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने होते हैं पेपर के अंदर। तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने कहाँ से लेने, वो आपने न्यूज़पेपर से वहां ये कलेक्ट करने। जो आप खुद डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, ये आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है। जो बंदा खुद जो ड्राइव की गई इंफॉर्मेशन यूज करे, सबसे ज्यादा मार्क्स वही स्कोर कर रहा होता है, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो सबने पढ़ी होती हैं, जो सियासत से रिलेटेड आपको बुक्स मिल रही होती हैं वो सबने पढ़ी हुई है, सबने वही लिख रहा है। आपने कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, अब कुछ एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने से, या जो न्यूज़पेपर में या आर्टिकल्स में जो चीजें पढ़ रहे हैं उनको आप लिख के अपने पास रख लेते, उनको यूज करते, तो वहां से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। तो यानी जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ से आप अपनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको डेवलप करते हैं। ठीक हो गया। तो पहला स्टेप था इंग्लिश डेवलप, अपना एक्सप्रेशन डेवलप करना, अपना बेसिक नॉलेज डेवलप करना। जब आप ये करते हैं, शुरू में आपको अखबार पढ़ने में भी टाइम लगेगा, कि जो भी आपने खबर पढ़ी आप उसकी तहकीक करना शुरू हो गए, यानी उस पर सर्च करना शुरू हो गया। आपने सेनेट का लफ्ज पढ़ा, आप सेनेट पे डिटेल पढ़ना शुरू कर दी। कौमी असम्बली का लफ्ज आया, कौमी असम्बली पे पढ़नी शुरू कर दी कि कौमी असम्बली है क्या, क्या होता है। जो भी वाकया पढ़ा उसकी डिटेल, शुरू में आपको टाइम लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली हर चीज आपने सर्च कर चुके होंगे, आपको पता होगा, तो फिर आपका वो टाइम बचता जाएगा। और दूसरा, आपको पता भी चल जाएगा कि मैंने कौन सी खबर पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी। जब आपको यह पता चल गया तो आप पूरा अखबार 5-7 मिनट में 10 मिनट में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपने तो एक्सट्रैक्ट करनी है ना चीजें, सिर्फ देखना है कोई काम की बात है या नहीं। तो आप पहला पेज देखेंगे, आखिरी पेज देखेंगे, दरमियान में एक पेज देख लेंगे काफी बस, या आर्टिकल्स पे एक नजर दौड़ाएंगे कि कौन सा टॉपिक हमारे काम का है, यानी हमारे सिलेबस से रिलेटेड कौन सा टॉपिक है। इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी हम यही करते हैं, उर्दू न्यूज़पेपर में भी यही करते हैं, कि हम ये देखते हैं कि हमारे काम की कौन सी जिस टॉपिक पे आर्टिकल आया हुआ है। अब कह दिया जाता है कि आर्टिकल पढ़ लो, अब हमें क्या पता भी हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ना है। रोजाना अखबार में 10 आर्टिकल आ रहे हैं, हम आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दिए, हमने शुरू कर दिया तो सिर्फ आर्टिकल ही पढ़ेंगे। तो भाई हमें पता होना चाहिए
ये पता कब चलेगा, या तो आप मेंटोर्स के साथ होंगे या फिर आपने पहले सिलेबस कवर किया होगा। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप किसी मेंटोर के साथ अटैच है, वो आपको बताता जाएगा कि ये टॉपिक हम कर रहे हैं, या उसके साथ मिलकर कर रहे होंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि आप पहले सिलेबस कवर कर चुके हैं, फिर इन चीजों पे हैं, तो फिर आपको पता है कि मेरा कौन सा सिलेबस है, तो मैंने कौन कौन सी चीजें करनी, यानी हर चीज नहीं आपने करनी, सिलेक्टिव चीजें करनी, कौन सी करनी है ये आपको तब पता चलेगा जब आपने सिलेबस किया होगा। तो पहले आपने इस तरह से अपना बेसिक नॉलेज डेवलप किया, उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट पे आते हैं, सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, उसका कंटेंट आपके पास मिल जाता है आपको, यानी सिलेबस जो होगा वो एफपीएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा, वहां से आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे और फिर 1 बाय 1 तमाम कंटेंट्स को करना शुरू कर देंगे। लेकिन बात अगेन वही है, मैंने आपको पहले बताया कि पेपर में सवाल किस तरह से आता है। तो आप क्या करें कि जिस टॉपिक पे आपने पढ़ना है, जो टॉपिक आपने सर्च करना है, जो टॉपिक तैयार करना है, पहले उसके क्वेश्चंस देख ले। जब आप क्वेश्चंस देख लेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसकी कितनी डायमेंशंस बन सकती हैं। करप्शन एक टॉपिक है, आप करप्शन पे इस तरह सर्च करें, आपको क्या पता किस तरह से क्या कुछ करना है। तो आप करप्शन से रिलेटेड जो ओल्ड पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में जो सवाल आए हुए उन्हें एक्सटेंड करें, उन्हें सर्च करें, वो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ये सवाल किस किस डायमेंशन में किस किस तरह से पूछा जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर लें। जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी टॉपिक तैयार होगा वो हर डायमेंशन से कवर होगा। वो पेपर पूछने वाला जिस मर्जी एंगल से पूछ ले, आप उसका आसानी से जवाब दे सकेंगे। तो एडवांस लेवल में आपने इस तरह से अपना सिलेबस कवर करना होता है। थर्ड लेवल आपके पास एग्जाम लेवल आता है, जिसमें आपने रिवीजन करनी है, टेस्ट देने होते हैं। इवैल्यूएशन सीएसएस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें इवैल्यूएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। यानी आपने लिख लिया, ओके, सवाल आपने लिख लिया, आपने कंटेंट कर लिया, अब आपको क्या पता कि अपना लिखा तो सबको अच्छा लग रहा होता है, तो जब तक आप किसी को से इवैल्यूएट नहीं करवाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किस लेवल पे हूँ, किसने पानी में हूँ। तो इवैल्यूएशन सीएसएस में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कहते हैं कि तैयारी आप अगर खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बगैर इवैल्यूएशन के आप नहीं कर सकते, तो इवैल्यूएशन जरूरी होती है। तो ये थी हमारा यानी चीजें जो हमें कवर करना होती है। अब अल हक एजुकेशन सिस्टम इसको किस तरह से लेके चलना, इसमें जो सबसे मेन चीज आपके पास सीएसएस को पास करने के लिए, एक तो आपने इंग्लिश को तैयार किया। मैंने आपको इंग्लिश तैयार करने का तरीका क्या बताया, तो रोजाना 5-5 करने। आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने पहले कई दफा सीएसएस करने की कोशिश की होगी, या सॉरी सीएसएस की तैयारी की कोशिश की होगी, वो कैब तैयार करने की कोशिश की होगी, 5-10 दिन किया, 15 दिन किया, बस इतना ही होता है। हमारे साथ भी यही होता है, यही होता है। कभी पेपर आ गए, कभी कोई शादी आ गई, कभी आप बीमार हो गए, कभी कुछ हो गया, एक दफा हो गया, फिर आपने कहा चले अब एक छुट्टी हो गई, 2-4 दिन और करते हैं, फिर एक ही दफा शुरू कर लें, अब संडे से शुरू करेंगे, अब मंडे से शुरू करते हैं। वो हफ्ता गुजर गया, मंडे को कोई और काम पड़ गया, नहीं किया, ट्यूसडे आ गया, चलो इस दिन नहीं, अगले मंडे को करें। तो ये सीन हमारे साथ चलता होता है। चीजें यही है जो मैंने आपको बताई, यानी वोकैबुलरी आपने रोजाना तैयार करनी है, अपना एक्सप्रेशन बिल्डअप करना है, रोजाना राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से, रोज पढ़ने से याद नहीं होती, या याद कर लिया, याद करने से आपकी जो राइटिंग है उस पर फर्क नहीं आता, उसमें लेके आना। जो वो कैब आपने याद की वो आपकी राइटिंग में आएगी तो आपको फायदा देगी। आप राइटिंग प्रैक्टिस अकेले बैठ के मुझे तो नहीं लगता आप ज्यादा देर तक कर सकते। तो इसका हल ये है, CSS 1 ईयर प्लान। इसमें हमारे पास क्या होगा, एक मेंटोर के अंडर ग्रुप स्टडी होगी, यानी आपको डेली पता है कि मैंने वो कैब याद करके क्लास में जाना है, ऑटोमेटिकली आप करेंगे। कभी कोई बीमार हो गए, कोई वजह बन गई, एक आध आपकी छुट्टी हो भी गई, अगले दिन आपको पता होगा कि मैंने ये करके जाना है। 2 दिन छुट्टी हो गई किसी वजह से, आपको पता है कि वीकली टेस्ट होना है, वीकली टेस्ट के मार्क्स मेरे लगने हैं, ना हुए तो सारी क्लास देखेगी कि यार इसके मार्क्स बहुत कम है, मुझे वीकली टेस्ट देना है, मुझे तैयारी करनी है। इस वीकली टेस्ट में मेरा मार्क्स कम है तो मैं मंथली टेस्ट तक उसको दोबारा से रिवाइज करूंगा, रोजाना ये चीजें करता रहूंगा। आर्टिकल्स पढ़ने, सिर्फ पाकिस्तान
कि न्यूज़पेपर के या नेशनल न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स पढ़ लेना काफी नहीं, आपको इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी पढ़ने होते हैं। अब वो कहाँ से लें या आप उसमें से क्या पढ़ना है? उसका हल भी यही है कि हम क्या करेंगे अपने इस सेशन में, अपने 1 ईयर प्लान में। एक तो डेली बेस हमारी वोकैबुलरी तैयार होती रहेगी। डेली हमारी प्रेपोजिशन हम रोजाना तैयार करेंगे। प्रेपोजिशन बहुत ज्यादा राइटिंग में आपको तंग करते हैं, ग्रामर में, पेपर में बहुत ज्यादा तंग करते हैं। दूसरा, हम रोजाना का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अब आर्टिकल हम कौन सा डिस्कस करेंगे? एक आर्टिकल से हम बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे होंगे। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा फायदा इस तरह से उठाएंगे कि हमने वो टॉपिक सिलेक्ट करना है जो आपको पेपर में सवाल आता हो, यानी जो वो टॉपिक हो जो आपके करंट अफेयर्स से मुतालिक हो, आपके पाक अफेयर्स के मुतालिक हो, या फिर आपका ऐसे आ सकता हो। आपने सीखनी है इंग्लिश वोकैबुलरी, आपने सीखनी है इंग्लिश एक्सप्रेशन, वो किसी से भी सीखी जा सकती है। हम वो काम क्यों ना करें जिससे हम इसके साथ साथ मजीद फायदे भी हासिल कर सके। तो ये चीजें तो हमें वहां पर भी मिल जाएंगी, इसके साथ साथ हमें नॉलेज भी मिलेगा, और नॉलेज के साथ साथ आपको जो मटेरियल होगा सिलेबस से रिलेटेड वो भी तैयार हो रहा होगा। एक तो फायदा यहाँ पे ये हो जाएगा कि आपके पास सिलेक्टिव आर्टिकल्स होंगे नेशनल न्यूज़पेपर्स के, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स से, या वैसे जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे होते हैं बुक्स से, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे जो आपसे ऐसे में पूछी जा सकती हैं, करंट अफेयर्स के, पाक अफेयर्स के, या इंटरनेशनल रिलेशंस के, पॉलिटिकल साइंस के, किसी भी पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। हम वो चीजें प्रैक्टिस करेंगे, उसे पढ़ेंगे, फिर उसका राइट करेंगे पैराग्राफ की फॉर्म में। यहां से हमारा पैराग्राफ राइटिंग प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगा, पैराग्राफ बिल्ड करना आना शुरू हो जाएगा। जब आपको पैराग्राफ बिल्ड करना आ गया, फिर ऐसे बिल्ड करना मुश्किल नहीं होगा। 1 महीना इसकी प्रैक्टिस की, पैराग्राफ की प्रैक्टिस की, एक दिन पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर ली, अगले दिन उसके साथ ही प्रेसी की प्रैक्टिस कर ली कि इसको शॉर्ट करके भी लिखा, अपने सामने वो खोल लिया, इसको शॉर्ट करके प्रेसी बना ली। 20 नंबर की प्रेसी आती है, लेकिन कहने वाले कहते हैं, बल्कि आई थिंक तमाम टीचर्स कहते हैं कि जब तक इंग्लिश के प्रेसी के पेपर हैं, 80 नंबर का दूसरा पेपर है, 20 नंबर की प्रेसी है, लेकिन जिसकी प्रेसी ना पास हो वो बाकी इंग्लिश का पेपर भी पास नहीं करते, क्योंकि बाकी तो वैसे ही पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, बेसिक सी चीजें वो सब कर लेते हैं। प्रेसी से आपको पता चलता है कि आपकी इंग्लिश किस लेवल पे। वो प्रेसी से आपको जज करते हैं, जिसकी प्रेसी ना पास हो उसको वो उस पेपर में पास नहीं कर रहे होते। तो ये चीज भी हमने डेवलप करनी है, वहां से हम लर्न भी कर रहे होंगे, ये चीज भी कर रहे होंगे। दूसरा, जब आप खुद पढ़ रहे हो, अकेले पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, वहां आप क्या करेंगे कि हर लफ्ज को सर्च कर रहे होंगे। आप खुद सोच लें कि अब तहरीक अदम एतमाद आनी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आपने सर्च करना। इतनी ज्यादा डिटेल्स मिलेगी आपको कि आप उस एक टॉपिक पे 1 घंटा लगा देंगे। लाजमी सी बात है, मैंने किया है, मुझे अंदाजा होता है। ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे 1 आवर प्लस लगता है जब आपने हर डायमेंशन को कवर करना हो। क्लास में क्या होगा कि अगर हमने आधा घंटा भी आर्टिकल डिस्कस किया, अब वहां पे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, जो टीचर होगा वो आपको वहीं पर सारी डिटेल ऑटोमेटिकली बता देगा, सारी चीजें मेन बता देगा, फिर बता देगा अगर आपको मजीद पढ़ने की जरूरत है तो आप कहाँ से पढ़े। अब देखिए वहां पे जाएंगे, पढ़ेंगे, आपका टाइम सेव। आपकी कोई और डिग्री चल रही है, कोई मसला नहीं, भैया आपको टाइम भी तो कम लगना है ना। 1 घंटे की अगर आप क्लास रोजाना ले रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा आपको मजीद देना पड़ा, आपका ओके। जब आप ये सोचते हैं कि मैं डिग्री करके सीएसएस की तैयारी करूंगा, तो आप जिस माशरे में रहते हैं वो आपको फ्री नहीं रहने देता, जॉब के बगैर नहीं रहने देता। जब आप डिग्री करके घर जाते हैं ना, वो घर वाले तो चले शायद ना पूछें, रिश्तेदार आते हैं, हाँ भाई बीएस हो गया, जॉब कब तक लग रही है, अभी तक आपकी जॉब नहीं लगी, अभी तक ये नहीं किया। पड़ोसी पूछते हैं आके, भाई यार तेरी 16 हो गई थी, 16 पढ़ ली तूने, अभी तक कुछ बना नहीं, कुछ जॉब नहीं लगी। हाँ, पाकिस्तान में जॉब भी नहीं। अब इन्हें क्या पता कि जब हम पढ़ रहे थे तो हम सिर्फ अपनी डिग्री पढ़ रहे थे, बाकी चीजें हमने नहीं पढ़ी। तो जिसकी तो डिग्री कंप्लीट हो गई उसके लिए तो ये फर्ज है आप तैयारी शुरू, लेकिन जिसकी डिग्री चल रही है उसे भी चाहिए कि अभी से शुरू करे। अभी से शुरू करने का फायदा ये होगा, एक तो कि बाद में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा,
अभी आप थोड़ी थोड़ी चीजें करेंगे, बिल्कुल बेसिक सी चीजें कर रहे होंगे, आप पे ज्यादा बर्डन नहीं बनेगा। जब आपने बेसिक, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने छोटी छोटी चीजें सर्च की हुई, आपको पहले ही पता हो कि सेनेट क्या है, कॉमी असेंबली क्या है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है, ये बुनियादी सी चीजें, बेसिक चीजें। जब आपको ये पता होगा तो जब आप एडवांस चीजों पे जाएंगे, आपको इन छोटी चीजों पे टाइम नहीं जाया करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप मूव करते जाएंगे। तो ये फायदा होता है अभी से शुरू करने का। जब आप डिग्री के बाद जुलाई अगस्त में सितंबर में डिग्री आपकी खत्म हो, फरवरी में स्क्रीनिंग आ गया, मैं भी अब अगली दफा वो दूसरा पेपर भी यानी सीएस वाला भी जल्दी कर लें, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप छोटी छोटी चीजों को सर्च करें या कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करें। आप सिर्फ वो बुक्स उनको पढ़ रहे होते हैं। जो बंदा सिर्फ उन बुक्स को तैयार करके समझता है कि मैं सीएसएस कर लूंगा, तो वो फिर वो वही होता है जो रिजल्ट आपके सामने होता है, यानी 2% पासिंग रेशियो, 3% पासिंग रेशियो। ये 2% 3% सिर्फ इसीलिए आती है क्योंकि हमने जिस तरह बाकी एग्जाम देने होते हैं, पेपर्स के नजदीक जाके एक दफा सिलेबस तैयार कर लिया, सिलेबस याद कर लिया, हम समझते हैं तैयारी हो गई, तो ओके। यहाँ पे ये नहीं होता, मुश्किल नहीं है। पाक अफेयर्स के टॉपिक आपके पास 25 से 30 टॉपिक है, करंट अफेयर के 25 से 30 टॉपिक है बस। पॉलिटिकल साइंस का 200 नंबर का पेपर है, यकीन करें 15 दिन में बंदा आसानी से तैयार कर सकता है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसमें क्या है? कंसिस्टेंसी। मैंने आई थिंक आपने लिंक ज्वाइन किया होगा, मैंने वहां पे थोड़ा सा उसको चेंज किया था। कोटेशन है कि कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, मैंने वहां पे उसको थोड़ा आल्टर किया कि कंसिस्टेंसी इज की टू सीएसएस, कि सीएसएस बगैर कंसिस्टेंसी के नहीं होता, कंसिस्टेंसी के बगैर सीएसएस नहीं होता। सीएसएस मुश्किल नहीं है, इसमें मुश्किल क्या है? कंसिस्टेंसी। तो मुझे लगता है कि अकेले बंदे का कंसिस्टेंट रहना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये प्लान लेके आए कि थोड़ा थोड़ा करेंगे, रोजाना करते जाएंगे। पता होगा कि भाई क्लास में है, करना है, क्लास में जाना है, करना है, तो ऑटोमेटिकली होता जाएगा, महसूस भी नहीं होगा। और जब हम डिग्री करके खत्म तो एडवांस सब्जेक्ट पे जाएं, एग्जाम के करीब जाएं, तो हम जब देखेंगे, बुक्स खोलेंगे तो पता चलेगा कि ये सारा कुछ तो हमने कवर किया होगा। एक हफ्ता लगाओ, ओके। तो जो इस 1 ईयर प्लान में सबसे पहले हम इस तरह से अपना बेसिक कवर करेंगे, तकरीबन 3 माह हम इस चीज पे लगाएंगे, डेली बेस आर्टिकल्स वगैरह किए, इंग्लिश को इम्प्रूव किया, अपना बेसिक नॉलेज जो होगा उसको डेवलप करेंगे, खुद को सीएसएस करने के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना एडवांस लेवल यानी सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। 4 माह के अंदर, तकरीबन 3 से 4 माह में हम अपने जो सब्जेक्ट होंगे उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे, तमाम सब्जेक्ट। उसके बाद बकायदा टेस्ट सीरीज होगी, इसके साथ साथ भी वीकली टेस्ट सीरीज चल रही होगी। और जो हम सब्जेक्ट कवर करते हैं वो ये नहीं होता कि जनाब वो आए बस 8-10 लेक्चर्स में मेन चीजें बताई होगी, नहीं। सब्जेक्ट भी आपको जब कवर करवाए जाएंगे, बिल्कुल एबीसी से शुरू किया जाएगा और फाइनली हर चीज डिटेल में बताई जाएगी, डिटेल में कवर करवाएगी। और आप चूंकि हमारे साथ शुरू से चल रहे होंगे, हमें पता होगा कि आपका लेवल क्या है, आपके रेगुलर वीकली मंथली टेस्ट हो रहे हैं, हमें पता होगा कि कौन बच्चा कहाँ पे कमजोर है। तो उसका एक तो इंडिविजुअली इस पे वहां पे फोकस किया जाएगा, दूसरा उसको ऐसी प्रैक्टिस उससे करवाई जाएगी कि उसका जो वो वीक पॉइंट है वो उसकी स्ट्रेंथ बन सके। ठीक है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह चल रही होंगी। तो ये होगा एडवांस, यानी सब्जेक्ट कवरेज करेंगे हम अपने दूसरे लेवल में। 3 से 4 माह 5 माह में हम ये चीजें कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर सिर्फ टेस्ट पे आ जाए, उसके साथ एक दिन में लाइक हमने चैप्टर कवर किया, दोबारा रिवाइज कर लिया, फिर टेस्ट दे लिया, एक एक चैप्टर का टेस्ट किया, वीकली सॉरी 4 पोर्शन में टेस्ट किए, हाफ हाफ करके टेस्ट लिया, आखिर में ग्रेजुअली हम मॉक्स लिए। तो ये होगा हमारा 1 ईयर प्लान। 2023 तक हम इस तरह इंशाल्लाह अपना कंप्लीट कर लेंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो 2023 में अपीयर नहीं हो रहे, उनको हम जब तक वो अपीयर नहीं होते, बल्कि यूं कहता हूं कि जब तक हमारे पास 1 ईयर प्लान में आने वाला बच्चा एलोकेट नहीं होता, हम इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करेंगे बगैर कोई दोबारा से फीस नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, इसी फीस में जो कुछ अभी। और ये भी अभी भी अगर जो एजुकेशन सिस्टम से ऑलरेडी वाबस्ता है उन्हें इल्म होगा कि हमारे यहाँ अर्निंग वाला सीन नहीं है, टोटली सर्विंग बेस हम लेके चल रहे होते हैं, सिर्फ जो मैनेजमेंट वगैरह के चार्जेस होते हैं वो वही
ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी दोबारा से अगर आप 2024 में अपीयर होते हैं तो 2024 तक आपको सपोर्ट किया जाएगा। किसी वजह से आपका कोई इश्यू बनता है 2023 में आखिर तक, यानी जब तक आपकी एलोकेशन नहीं होती, आपकी जॉब नहीं होती, हम इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जो आपकी खामियां होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये था जी CSS का 1 ईयर प्लान। अब अपने तौर पे भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको तमाम बताया, और हमें ज्वाइन करने का आपको क्या फायदा होगा, टाइम की बचत होगी, और क्या क्या फायदा हो सकता है वो मैंने आपको तमाम चीजें डिटेल में बता दूं। बाकी जिस तरह मैंने पूरा प्लान पेश किया, कोई मुश्किल नहीं होगी, शुरू से ही बेसिक से लेके चले, कंसेप्ट बेस होंगे, फिर प्रैक्टिस किया हुआ है खुद। एक चीज, बस चीजें ऐसी होती हैं कि आप रटा लगा लगा के बस हो जाती है, फिर भूल जाती है। तो हम आपको इंशाल्लाह ऐसी ट्रिक्स बताएंगे, टेक्निक्स बताएंगे कि जो चीजें आपने याद की वो बार बार आपको याद ना करने पड़े। मैं खुद हूं कि एक चीज को बार बार याद करना बड़ा मुश्किल है, तो फिर हम क्यों ना कोई ऐसी टेक्निक निकाले कि जब एक दफा याद करें वो हमें याद भी रहे। तो हम इंशाल्लाह ये चीजें भी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको हेल्पिंग मटेरियल, हेल्पिंग नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। तो ये तमाम चीजें जी हमारे 1 ईयर प्लान के अंदर। क्लासेस जो होंगी वो जूम पे कंडक्ट होंगी इंशाल्लाह। मजीद इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल है, CSS से रिलेटेड खुद क्या करना चाहते हैं उससे मतलब कोई सवाल हो, CSS 1 ईयर प्लान से मतलब कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं जी। कम खबर कोई नहीं जब कराएंगे जी, बिल्कुल ये मुश्किल भी नहीं है, हकीकत में मुश्किल नहीं है। सिर्फ मैंने आपको बताया एक चीज चाहिए। जी सर जी, MBBS कर रहे हैं, साथ साथ हो जाएगा यार यकीन करो MBBS से आसान है ये, सच में MBBS से आसान है। मसला सिर्फ एक है कि हम उसके नेचर को नहीं समझते बस। और आपके सामने बेशुमार आपके सामने एग्जांपल्स होंगे कि वो जो आई थिंक मैं लास्ट वीक भी पढ़ रहा था किसी का, तो बहुत सारे MBBS डॉक्टर कर रहे होते हैं और हमारे साथ खुद तैयारी कर रहे होते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप दूसरों से ज्यादा आसानी से कर सकते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, आदी हो रहे होंगे। आप तो शायद ना हो यूनिवर्सिटी में जाके रिलैक्स हो जाता है, लेकिन वो यानी आपकी रीजनिंग पावर ज्यादा होती है साइंस वालों की दूसरे की निस्बत, तो वो वहां पे आपको वो एज मिल जाता है, ठीक है। जबकि जो दूसरे होते हैं, आर्ट्स वाले होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है कि वो ज्यादा लिख सकते हैं, वो उसका एज ले लेते हैं। तो बहरहाल आपको फायदा मिलता है और आप हर कोई कर सकता है। सर पाके फेरो करंट अफेयर की बुक्स काइंडली बता दें। अच्छा जी, एक मिनट में 1 बाय 1 आता हूँ। सर CSS और PMS में डिफरेंस, CSS और PMS में डिफरेंस हमने अभी परसों वेबिनार किया है, इसमें डिटेल में डिस्कस किया था। CSS होता है पूरे पाकिस्तान का मुकाबला सादा जुबान में, और PMS हर सूबे का अलग अलग से होता है। पोस्ट ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही होती है। हमने दोनों न्यूज़पेपर पढ़नी है, उर्दू और इंग्लिश। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप दोनों पढ़े। इंग्लिश का फायदा यह है कि आपकी एक्सप्रेशन भी डेवलप हो रही है और आपको वोकैबुलरी और बाकी चीजों की प्रैक्टिस हो रही है। अगर आपको वहां पे मुश्किल आती है, आप उर्दू भी पढ़े। आपने जो नॉलेज लेना है, आपने सर्च करना है, वो चीजें आप यहाँ से भी ले। जो आपको आसान लगे आप वो करें। पहले शुरू में उर्दू शुरू कर दे, जो बंदा पढ़ता ही नहीं है, लड़कियों को अक्सर होता है कि ये पढ़ती नहीं है, और यकीन करें ये सिर्फ इसी वजह से मार खाते हैं कि इन्हें करंट अफेयर्स का बिल्कुल बेसिक्स का नहीं पता होता। और ये डायरेक्ट जब CSS की तैयारी किसी अकेडमी में करने चले जाते हैं तो इनको बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो यही, आप शुरू में अगर आदत नहीं है तो पहले उर्दू पे आ जाए, जब उर्दू की आदत बन जाए फिर इंग्लिश को साथ साथ थोड़ा सा शुरू कर लें, ठीक है। सर क्लासेस ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन? जी बिल्कुल ऑनलाइन क्लास, जी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और इंशाल्लाह 21 से परसों से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सर ये सेशन कब स्टार्ट हो रहा है? जी परसों से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। सर फी के बारे में बता दें। इसके बारे में, फीस के बारे में? फीस का मैं वहां पे सेंड कर दूंगा। मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो मैनेजमेंट के चार्जेस होते हैं इतने होते हैं, यानी इजीली एक स्टूडेंट भी बर्दाश्त कर सकता है, इंशाल्लाह इतनी होगी सिर्फ। हमने जहाँ पे, अगर आपको अकेडमीज का इल्म हो CSS का, तो 3 से 4 माह की 1 लाख प्लस होती है। मैंने खुद, शायद मैंने पहले भी कभी जिक्र किया हो कि सिर्फ इंग्लिश की तैयारी के लिए 40,000 प्लस पे की थी। इस तरह बाकी सब्जेक्ट के लिए भी होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे साल की फीस इससे भी कम होगी, इससे हाफ होगी ऑलमोस्ट, ठीक है इंशाल्लाह। जी सर, मेरी आवाज नहीं आई? अपनी सॉरी बंद करें, ये माइक म्यूट करें, सिर्फ जिसका क्वेश्चन हो वो। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे। सॉरी एक मिनट, जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये जो आपका
एजुकेशन जो सेंटर है जो वो तैयारी करवाता है SCSS के लिए, कितने जी। लोगों ने क्वालिफाई किया है सर इंस्टीट्यूट से? आपकी क्या मतलब इसके क्या रिजल्ट्स हैं सर? अगर हम लोग इस एकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं तो कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है आपके जो है इस सेंटर से पढ़ के? इसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। हमारा जो बहुत अच्छा सर। अल हक एजुकेशन सिस्टम को बने ऑलमोस्ट 2 इयर्स होने को हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस 2 साल के अरसों में कल सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया, तो जो लोग ऐड है वो देख रहे होंगे। पहले हम जो PPSC के टेस्ट थे उन्हीं की प्रिपरेशन करवा रहे होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा बच्चे लेक्चरशिप में हमारे क्लियर हुए। सब इंस्पेक्टर के लिए अभी तक हमारी 50% प्लस रेशियो चल रही है पासिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 2 रीजन का बाकी है, उम्मीद है कि अब मजीद जाएगी। और ये वो लोग और जितने लोग रेगुलर रहे हमारे पूरे सेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अभी तक फेल नहीं हुआ। ठीक है, बाकी 1 ईयर प्लान ये अभी शुरू कर रहे हैं और चूंकि चीजें वही होती हैं, अपना अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह और बल्कि गारंटी देते हैं कि जब तक आपकी एलोकेशन नहीं होगी आपको लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह अगले साल जब मैं इस वक्त ये बात कर रहा हूँगा या 2 साल बाद जब होंगे तो इंशाल्लाह हम जब अपनी सक्सेस रेशियो बताएंगे तो 100% बता रहे होंगे, ये गारंटी है आपको इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू, गुड लक। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अब्दुल रहमान जंजुआ है सर। सर मैंने आपसे ये पूछना था एक्चुअली कि जो ADS वाला होता है, एक्चुअली उसके बारे में ना बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी आ रही थी कि ADS जो एसोसिएट डिग्रीज अभी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस आई है पास सब इंस्पेक्टर टेस्ट। जी रबिया यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने अल हक से तैयारी करके सब इंस्पेक्टर टेस्ट पास किए। जी अब्दुल रहमान, बिल्कुल फिलहाल अभी इस दफा इजाजत है एसोसिएट डिग्री वालों को, यानी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन ही अभी तक है, लेकिन अगले साल तक गारंटी नहीं दी जा सकती कि ये रहे। अलबत्ता फिलहाल ये यानी एसोसिएट डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। बाकी इनकी पॉलिसी चेंज होती रहती हैं, कल इनकी क्या पॉलिसी हो कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल अभी तक यानी इस दफा वो अप्लाई कर सकते हैं और उम्मीद है कि अभी तक कुछ अर्सा ये कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। सर आप CSS का सारा कोर्स कवर करवाएंगे, मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट भी और दूसरे भी? जी बिल्कुल। CSS मैंने आपको बताया कि हम आपको ABC से शुरू करेंगे, आपको एलोकेशन हम करवाएंगे इंशाल्लाह। तो आई थिंक इसमें तमाम चीजें आ गई। सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी, सब्जेक्ट सिलेक्शन पे हम जाएंगे। अभी सब्जेक्ट सिलेक्शन का यानी पहले उस लेवल पे आना पड़ता है, फिर सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। पहले बेसिक अपना कवर करेंगे, कंपलसरी काफी हद तक करेंगे, फिर हमें पता चलना शुरू होगा कि CSS है क्या। जब हमें ये पता चल जाएगा इसको किस तरह से डील करना है, उसके बाद हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तब हमारी इतनी कैपेसिटी होगी, इतनी कैपेबिलिटी होगी कि हम सिलेक्ट कर सकें। अच्छा सर काइंडली बता दें पाक फेयर एंड करंट फेयर की क्या बता दूं? बुक्स इसमें करंट अफेयर की तो कोई बुक होती नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर आपने यहीं से रैंडमली तैयार करना होता है, टॉपिक साल बता आपको मिल जाते हैं। बाकी जो पाक अफेयर्स के लिए ट्रैक टू पाकिस्तान एक अच्छी बुक है, वो आप अहमद सईद की तैयार करें। वर्ल्ड टाइम्स की जो बुक्स हैं कुछ अच्छी हैं, यानी वो बेसिक से बिल्कुल लेके चल रहे होते हैं। बाकी आपको बल्कि मैं तो खुद जो रिकमेंड करता हूँ और हम अपने जो बच्चों को इंशाल्लाह करवाएंगे वो हम अपने बच्चों को जो तैयार करवाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि बच्चों को BA की बुक से पहले शुरू करते हैं। पाक अफेयर जो शुरू करना है ना, हमने पहले BA की बुक से करवाना है, बेसिक वहां से करवा के फिर पाक अफेयर की ट्रैक टू पाकिस्तान पे जाना है, वो भी डिटेल में। उसके बाद फिर टॉपिक्स पे आएंगे और फिर हम इंशाल्लाह वो रैंडम बुक्स से, रैंडम नोट्स से हम इसको तैयारी कर रहे होंगे। वो आप जो भी टॉपिक होगा, फॉर एग्जांपल आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, वो किसी बुक में अच्छा नहीं दिया गया, तो आपको वो अब किसी बुक में अच्छा नहीं है, तो वो आपको रैंडमली तैयार करने पड़ते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है, हेल्पिंग बुक्स ये लें, लेकिन उसके साथ साथ आप उन टॉपिक्स को देख के, एक तो मैंने आपको बताया कि आपने वो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन उसमें से निकाल लेने होते हैं, फिर आपने डिफरेंट सोर्सेज को सर्च करना है, डिफरेंट आर्टिकल पढ़ने हैं, फिर आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर आप सिर्फ बुक्स पर रिलाई करेंगे तो वो फिर आप नहीं हो पाता।
फिर वही होता है जो बाकियों का रिजल्ट आ रहा होता है। लोकेशन, लोकेशन है ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जी, ऑनलाइन आपकी क्लासेस हैं, टोटली ऑनलाइन बेस्ड ही इंस्टीट्यूट है आपका। जी मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी सर वोकैबुलरी कहाँ से करें? वोकैबुलरी की लिस्ट होंगी, आप हाफिज करीमदाद चुगताई साहब की बुक से भी कर सकते हैं। अगर किसी को जीआरई लिस्ट चाहिए होगी वो मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर सिर्फ लिस्ट चाहिए, या फिर आपके पास एक्सप्लोरिंग जो वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश है वहां पर आप वोकैब अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छी जो अभी तक लगी है वो हाफिज करीमदाद चुगताई की बुक से ये है कि उन्होंने आपको साथ सिनोनिम्स भी दिए गए, तो जब आप शुरू वाली वो और उर्दू में भी साथ बताया गया, तो जो बच्चा बिगनर होता है उसके लिए वो बहुत आसान हो जाता है, तो उसको उर्दू में भी पता चल जाता है, सिनोनिम्स भी तैयार हो जाते हैं, और आखिर में फिर उसकी लिस्ट भी दी गई कि कौन कौन से वर्ड की मीनिंग में के हैं, या यानी शुरू से आप कुछ वर्ड याद कर लें तो ऑटोमेटिकली फिर आगे आपको हेल्प आउट होना शुरू हो जाता है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि हाफिज करीमदाद चुगताई साहब की बुक से अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर टोटल सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल और कंपल्सरी, मैंने आपको बताया टोटल 1200 नंबर आपने पूरा करने हैं, आपने टोटल 1200 नंबर करने हैं, वो 200 नंबर के सिलेक्ट कर रहे हैं, 600 नंबर के तो कंपल्सरी हो गए, 600 नंबर के ऑप्शनल है, उनमें से कुछ आप 200 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 100 को भी कर सकते हैं, कंप्लीट आपने 600 पूरे करने हैं। वोकैबुलरी बुक के सर प्रॉपर जी सर ये प्ले स्टोर पे आप कोई एप्लीकेशन हमें बता सकते हैं जहाँ से हम लोग वोकैबुलरी और ये तमाम चीजें जैसे कि डेली न्यूज उर्दू और इंग्लिश में हम लोग डेली तो पढ़ बहुत अच्छी सकें, कोई बात इसका की कोई आप। application? जी आप एक ऐप भी है आई थिंक मेरे पास इंस्टॉल भी थी, इसमें ये होता है यानी जो मैं रिकमेंड करता हूँ, ऐप का मेरे जहन में नाम नहीं है, अलबत्ता मैं देख के ना इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसको। दूसरा यानी आप इकोनॉमिस्ट आपको वीकली मिल रहा होता है, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स आपको वीकली मिल रहे हैं, न्यूज़पेपर सारे मिल रहे होते हैं, तो वो आप सर्च करें आसानी से, यानी डॉन देख लिया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये दो आई थिंक अच्छे हैं यहाँ पे, द नेशन भी अच्छा है, लेकिन आई थिंक जो मैं रिकमेंड करता हूँ एक्सप्रेस ट्रिब्यून को कर रहा होता हूँ, वहां से आप आर्टिकल्स पढ़ें, एक दफा ओवरव्यू करें, तो ये होता रहता है। बाकी एप्लीकेशन भी बिल्कुल है, एग्जैक्ट अब मेरे जहन में नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। सर प्लीज आप हमें लिंक्स वगैरह भी ग्रुप में शेयर कर दें। अब करो सारे लिंक्स किससे मुतालिक? अच्छा वो ऐप का, जी बिल्कुल इंशाल्लाह मैं वो शेयर कर दूंगा। वोकैबुलरी के रिलेटेड जो वेबसाइट्स भी हैं सर जहाँ से हम अच्छे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स के हो गए या पाक अफेयर्स के हो गए सर, जी ये बिल्कुल सारी इंशाल्लाह चीजें। जरूर मैं वो सारी कंप्लीटली शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच सर। और जो स्केड्यूल क्लासेस का टाइम हमारे यहाँ अल-हक एजुकेशन सिस्टम में कोई भी मसला नहीं होता, ठीक है। अलबत्ता फिलहाल जो हमने अभी तक प्लान किया है कि हम ये जो फर्स्ट है जो यानी फर्स्ट फेज है यानी इंग्लिश की फेज, इसको हम 9 यानी जो बेसिक लेवल है इसको 9 PM पे स्टार्ट किया करेंगे 21 मार्च से इंशाल्लाह, यानी 9 बजे क्लास होगी, ऑलमोस्ट बच्चे फ्री होते हैं, अगर किसी का मसला होगा तो मजीद इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमने अभी प्रपोज्ड टाइम है वो 9 बजे है, 9 बजे से 9, 10, 11 बजे तक का इजीली सम अप हो जाते हैं तमाम चीजें। इसमें हम इंशाल्लाह डेली इंग्लिश में फिलहाल अभी स्टार्ट कर लेंगे, साथ ये नॉलेज डेवलपमेंट कुछ अरसा करके फिर हम साथ साथ कंपल्सरी भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे बेसिक से। बाकी लिंक्स मैं इंशाल्लाह जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। जी मजीद किसी को कोई क्वेश्चन? सर आपका सीएसएस क्लियर हो गया था? इज एवरीथिंग ओके? नहीं मैं एस्पायरेंट हूँ अभी सर। हाफिज करीमदाद चुगताई का बुक का नाम प्रेजेंट Okay, sir. कंपोजिशन बाय हाफिज करीमदाद चुगताई कारवां की बुक है, आई थिंक इसके लिए कोई मजीद इशू नहीं। वोकैबुलरी बुक का नाम मैंने यही हाफिज करीमदाद की बुक से करने आई थिंक ज्यादा बेहतर है। अगर आप बहुत सी अच्छी जगह यानी बहुत सी वेबसाइट से भी आपको मिल सकती है इंफॉर्मेशन, बहुत सी जगहों से आप मिल जाएगी, लेकिन इसका फायदा ये है कि यहाँ पे आपके पास उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, तो ये आपको काफी यानी बेनिफिट होता है इसका, इस चीज का। गलबात गलबात ये तू मारी खुद ही सर मैंने मिनट में म्यूट कर देना। जी माजरत, असल में क्या कहते होते हैं उन्होंने, चले मैं फिर भी सख्त अल्फाज नहीं यूज करूंगा, हो जाता है। बहरहाल एक आपको
कंसिस्टेंसी चाहिए, सीरियस बिहेवियर चाहिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए। तो जी मजीद किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज हम समाप्त करें। सर ये क्लासेस हमारी किस मतलब बेसिस पे हुआ करेंगे, डेली हुआ करेंगे या किस तरह से? जी इसमें मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली डेली बेस हो, क्योंकि अगर हम डेली बेस करेंगे तो फिर हमारे लिए वो आर्टिकल्स वगैरह डिस्कस करना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। अगर डेली ना भी हो सका तो कम से कम 5 डेज पर वीक हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कम से कम 5 डेज हो जाए। ओके सर। जी मजीद किसी का कोई सवाल? ओके, बाकी जो सेशन से मुतालिक तमाम डिटेल्स, लिंक्स वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह ग्रेजुअली आपके ग्रुप्स में शेयर कर दी जाएंगी। और अगर आप रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कोई मजीद आपका सवाल हो तो वो आप इसी नंबर से आप कर सकते हैं। नंबर दे दो सर कोई। ये नंबर आपके सामने है, यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह के हवाले। यस सर बिल्कुल, दुआ में तो आपको याद है। अल्लाह हाफिज़ सर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह